डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आचार्य प्रथम स्नातकोत्तर प्रथम की आप आज का जो पहला प्रकरण है आपका, उसमें मैं आप सबके जो है उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं ये चाहता हूं तहे दिल से कि आप लोगों का जो है ये सेशन बहुत अच्छा रहे और आपका ये पूरा साल जो है मेरी क्लास में बहुत अच्छी तरह से निकले, आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। जब आपने किसी दूसरे प्रोफेसर से या टीचर से आपने जो पढ़ाई की है, जो आपने शिक्षा हासिल की है, उससे भी अच्छा मेरा सेशन जाए। मैं ये कामना करता हूँ कि आप मुझे सहयोग करेंगे और मैं जो है आपको बहुत अच्छा जो मेरे पास में है वो आपको देने का प्रयास करूँगा। चलो तो लेट्स गो, चलते हैं हम। सबसे पहला जो प्रकरण अपना है आचार्य कक्षा का जो महाविद्यालय पाठ्यक्रम है, उसमें होता है राशियाँ। और राशियाँ क्या है, मैं इन राशियों को समझाने के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एमए तक पहुँचने से पहले आपने ज्योग्राफी भी कभी पढ़ी होगी या कुछ लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी। तो ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि भूगोल और खगोल जो दो ऐसे शब्द हैं और उन्हीं शब्दों को अपने को समझना है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ज्योतिष कोई एक ऐसी विद्या नहीं है, ज्योतिष एक बड़ा साइंस है। जैसे अपने भूगोल होती है, खगोल विज्ञान होती है, जैसे आपकी जीव विज्ञान होती है, आपका रसायन विज्ञान होता है, उसी प्रकार से ये जो ज्योतिष है वो भी एक विज्ञान है। और इसे समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ भूगोल और खगोल की दुनिया में। भूगोल में हम सब देखते हैं कि एक ग्लोब हमारे पास में होता है ये, और उस ग्लोब से पूरे भूगोल को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब भूगोल में जैसे इसको पढ़ते हैं तो इसके साथ में अगर सारे ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं इस ब्रह्मांड में, इस खुले आकाश में या इस विश्व में, उन सबको अगर हम एक साथ लेते हैं तो उसे हम खगोल के नाम से परिभाषित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी यहाँ पर है, सूर्य आपका यहाँ पर है, मान लो चंद्रमा आपका यहाँ पर है, इसी प्रकार से आपका मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, आपका नेपच्यून, प्लूटो, जितने भी ग्रह हैं वो सारे इस ब्रह्मांड में स्थित है। अब उनसे हमें सीखना क्या है कि हम ये जो लड़के भूगोल पढ़ के आए हैं, जो बच्चे भूगोल पढ़ के आए हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज़ को कि पृथ्वी जो है वो घूमती है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के ऊपर, लेकिन सूर्य जो है वो स्थिर होता है। अब ज्योतिष ये तो अपना भूगोल तो ये मानता है कि भाई पृथ्वी घूमती है, लेकिन ज्योतिष में हम इस चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से लेंगे, क्योंकि हम लोग सारे पृथ्वी के वासी हैं, पृथ्वी के निवासी हैं, पृथ्वी पर वास करते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है, परंतु हम पृथ्वी को स्थिर मानते हैं और उसके बाद में हम सूर्य और बाकी जो ग्रह हैं उन ग्रहों को हम चलायमान मान करके ज्योतिष का कैलकुलेशन निकालते हैं। अब ज्योतिष का कैलकुलेशन निकालते समय हमारे पास दो पद्धतियाँ होती है, एक नेरियन पद्धति और एक आयन पद्धति, साइन पद्धति, आयन पद्धति कह सकते हैं उसको। तो नेरियन पद्धति जो है वो हमारे यहाँ इंडिया में काम में ली जाती है। इंडिया की जो ज्योतिषी है वो नेरियन पद्धति से काम करते हैं, और विदेशी जो पाश्चात्य कल्चर वाले जो पंडित हैं, जो ज्योतिषी हैं, वो उसको दूसरी पद्धति वाली काम में लेते हैं। आयन पद्धति को जब वो काम में लेते हैं तो उसमें अयनांश जोड़ा जाता है, और अयनांश इसलिए जोड़ा जाता है कि जो राशि आपकी प्रकट होती है उस प्रकट राशि में हर साल कुछ न कुछ जो है उसको, उसकी जो धुरी है, जो उसका जो अक्ष है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हम भूगोल की तरफ से चलते हैं तो राशियाँ क्या है और कितनी होती है, इस पाठ्यक्रम में पहला जो प्रकरण है अपना वो आपको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इंटरेस्ट लीजिए, और बहुत शानदार चीज़ है, ज्योतिष सीखना है आपको तो बहुत शानदार चीज़ है, बहुत वैज्ञानिक चीज़ है। इसमें कहीं कोई ऐसा बनावटी चीज़ नहीं है, कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है। पूरा का पूरा ज्योतिष जो है वो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक जो है आपका प्रूफ है ये चीज़। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ग्लोब पड़ा है, इस ग्लोब को हम अच्छी तरह जानते हैं कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी की तरह है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुका हुआ होता है। ये बात आपकी साइंस, आपका खगोल विज्ञान और भूगोल विज्ञान दोनों कहता है। मैं ज्योतिष के हिसाब से भी आपको ये बताना चाहूँगा कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुका हुआ है। दूसरी चीज़ हम भूगोल में ये पढ़ चुके हैं कि दो चीज़ें हमारे पास होती है, एक लेटीट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर कौन कौन सी होती है? जो पूर्व से पश्चिम यूँ चलती है पृथ्वी के चारों ओर, जो यूँ चलती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए आपने एक बड़ी बॉल ली और उस बॉल के चारों ओर नीचे से ऊपर तक आपने गोल राउंड में ऐसे धागा बांध दिया। पहले हम जब बचपन में थे तो बॉल बनाते थे, कपड़े जो है पुराने कपड़े लेकर के उन कपड़ों को जो है एक धागे के द्वारा हम बॉल बनाते थे, और वो सिस्टम वही था। उसमें हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ऐसे ग्रिड बनाते थे, ऐसे जाल बनाते थे। तो अक्षांश रेखाएं हो गई आपकी पूरब से पश्चिम की तरफ, और देशांतर रेखाएं हो गई आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ। उत्तर से दक्षिण की तरफ ये रेखाएं हो गई, यूं यूं खींचेंगे अपन। जैसे मान लीजिए मैं आपको ग्लोब की एक आकृति बना करके समझा रहा हूँ। मान लीजिए
ये आपका ग्लोब हो गया अथवा ये पृथ्वी हो गई आपकी। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी हो गई। अब इस पृथ्वी में हम जानते हैं कि हमेशा नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ होता है, उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल जिसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव है, और ये आपका हो गया पूरब और ये आपका हो गया पश्चिम। ठीक है, अच्छी तरह से जानते हो इस चीज को। अब इसमें ये जो देशांतर है, जिसे हम देशांतर को हम याम्योत्तर रेखाएं भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो ये देशांतर रेखाएं जो है वो इस प्रकार से खींची रहती है आपकी, उत्तर से दक्षिण। अब ये यहां यूं करते हैं, यूं चलती है, ये यूं चलती है, इस प्रकार से ये देशांतर रेखाएं होती है। अब इनमें अक्षांश रेखाओं का अगर अपन जाल बनाते हैं तो ये अक्षांश रेखाएं होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपकी अक्षांश रेखाएं होती है, इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं होती है जो पूर्व से पश्चिम होती है, और उत्तर से दक्षिण वाली जो रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं होती है। अब देखिए आप, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के काटने से जो ग्रिड बन रहा है, जो जाल बन रहा है, वो उस जाल में ये 360 रेखाएं तो देशांतर होती है और 360 ये अक्षांश आपकी रेखाएं होती है। अब इनमें देखो, ये जैसे मान लो एक बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया, ये पॉइंट आ गए आपके। ये पॉइंट क्या करते हैं, ये पॉइंट पृथ्वी पर आपकी और आपके देश की अथवा उस भौगोलिक जो स्थिति है आपकी, जिसे ये केंद्रित कर रही है कि इस जगह पर हमारा गांव है। मान लीजिए आपका जो भवानीपटना है, तो भवानीपटना उड़ीसा में है, हम जानते हैं अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर उसकी स्थिति क्या होगी, ये समझने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक काल्पनिक जाल अपने दिमाग में बनाना है, और उस काल्पनिक जाल के हिसाब से हमें ये देखना है कि ये कितने देशांतर पर अथवा कितने अक्षांश पर है। पूर्व पश्चिम का जो अक्षांश है उसका देखा जाएगा कैलकुलेशन, और उत्तर दक्षिण जो देशांतर है वो देखा जाएगा कि इसकी स्थिति ये है। ये जो मैथ्स के जो बड़े टीचर्स हैं, जिनकी कैलकुलेशन बहुत मजबूत होती है, भूगोल के जो टीचर हैं उनकी कैलकुलेशन बहुत मजबूत होती है, तो वो लोग जो है आपको एक काल्पनिक रेखा के द्वारा कहीं भी अंगुली रख करके बता देंगे कि आपकी स्थिति ये है जी। ये चीज़ जो है वो आपको ज्योतिष में सबसे पहले समझना होगा। आप ज्योतिष पढ़ने के लिए इस कक्षा में आ गए हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ जो है लोग अच्छी मेहनत करके आए हैं और कुछ लोग जो है वो कम मेहनत करके आए हैं, ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, मगर सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो आप जो है वो सीख रहे हो, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब इसमें आपको ये देखना है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी मजबूत है और आपकी ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे मान लीजिए ज्योतिष क्या कर रहा है कि इस ग्लोब को, यानी इस पूरी पृथ्वी को, या इस पूरा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को पूरे को 360 डिग्री मान करके, या 360 डिग्री ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एक गोला होता है, शेप होता है, या कोई व्रत होता है, तो उसमें 360 डिग्री होते हैं मैक्सिमम। अब 360 डिग्री को क्या कर रहा है, ये 360 डिग्री को जो है वो 12 भागों में बांट रहा है। अब 12 भागों में बांटेंगे 360 डिग्री को, ये मान लीजिए आपकी 360 डिग्री है, और इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब ये जो 30 डिग्री है वो एक राशि के बराबर इसका मान है, क्योंकि 360 में अगर हम 12 का भाग देंगे तो 30 डिग्री आएगी, और 12 ही हमारे पास में राशियां होती है, तो प्रत्येक राशि जो है उसको 30 डिग्री का स्थान मिला है। पर वो जो 30 डिग्री का स्थान है उसको केवल पृथ्वी के संदर्भ में ही नहीं देखना है, बल्कि उसको पूरे इस ब्रह्मांड में आपको देखना है कि आकाश में भी इस प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि 360 डिग्री डिवाइड कर रही है। क्योंकि अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में उसको देखेंगे तो बाकी ग्रहों का फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और पूरे खगोल को अगर नाप के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार जैसे ये 30 डिग्री यहाँ से यूँ जा रही है, तो इसमें अभी इस टाइम पर गुरु ग्रह है, या शुक्र ग्रह है, या शनि ग्रह है। मान लीजिए ये 30 डिग्री का जो एरिया है, उस 30 डिग्री का एरिया में हमें पता चलेगा कि इसमें शनि बैठा हुआ है। ये जो इधर जो 30 डिग्री का एरिया है, इस 30 डिग्री के एरिया में आपका राहु अथवा केतु बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को, जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, उस पूरे ब्रह्मांड को आपको 30 डिग्री के हिसाब से 12 भागों में बांटना है। ये हो गया आपका भूगोल, खगोल और ज्योतिष का ये गणितीय संबंध। अब इस गणितीय संबंध के बाद में हम चलते हैं ज्योतिष की तरफ। तो ज्योतिष में देखो, मैंने आपको ये तो क्लियर कर दी कि भाई ये 30 डिग्री याम्योत्तर रेखाएं तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा जो बांटे गया जो पॉइंट है वो आपका 30 डिग्री पर है। अब 30 डिग्री को देखना है आपको, खास चीज देखनी है आपको। हिंदी और संस्कृत के साथ में प्रत्येक आचार्य जो कर रहा है, जो ज्योतिष का कोर्स कर रहा है, उसको इंग्लिश भी बराबर आनी चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको, इंग्लिश में भी आपको इन शब्दों को जो है तैयार करना है, याद करना है, आपकी मेमोरी में अपना बैठा लीजिए कि जोडिक जो शब्द है उसका हिंदी अर्थ होता है राशि। क्योंकि आज ज्योतिष का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ज्योतिष जो है आज के ज़माने में हर जगह देखी जाती है, केवल इंडिया में नहीं देखी जाती, बल्कि विदेश जो हैं
चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे आपकी क्रिश्चियन कंट्री हो, चाहे आपकी यहूदी कंट्री हो, कोई से भी कंट्री हो, पूरे विश्व में जो है ज्योतिष को देखा जाता है, ज्योतिष को समझा जाता है और प्रत्येक जगह ज्योतिष को मानने वाले लोग बैठे हैं। इसलिए आपको इंग्लिश भी साथ साथ आनी चाहिए। जोड़िए, अब इसको हम हिंदी में लिखेंगे राशि। ये हो गई आपकी राशि, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि 30 डिग्री के हिसाब से अगर बांटेंगे तो हमारे पास जो राशियां आएगी उनमें नंबर 1 पर मेष राशि आएगी। अब मेष राशि जो है उसको वैदिक संस्कृति के हिसाब से या वैदिक परंपरा के हिसाब से इसको मेष भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो षटकोण वाला स है इसको कई बार ख बोला जाता है, इसलिए इसको मेष या मेघ बोलें तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका इंग्लिश में कहेंगे ARIES, अराइज। ये आपकी मेष राशि है। जो 12 राशि हैं उनमें से आज का जो अपना लेसन है वो केवल मेष राशि पर ही डिपेंड होगा। मेष राशि से एक्स्ट्रा हम किसी और राशि की बातचीत नहीं करेंगे। मेष राशि क्या है? अब देखिए, मेष राशि जो है उसका सबसे पहले हम देखते हैं साइन। क्या देखते हैं? साइन। साइन का मतलब होता है उसका चिन्ह। ये साइन हो गया इंग्लिश में, इसको हिंदी में हम कहेंगे चिन्ह, ठीक है। अब मेष राशि का साइन होता है मेढा। मेढा जानते हो? जो भेड़ होती है जिसे इंग्लिश में हम शिप कहते हैं, शिप, SHEEP, शिप। अब ये जो शिप है, इस शिप का जो मेल वर्जन है पुल्लिंग, उसे हम मेढा कहते हैं। ये मैंने टेबल आपकी इंसर्ट कर दी है। अब इस टेबल में मैं आपको बता देता हूँ इसकी सारी विशेषताएं। ये हो गई आपकी क्रम संख्या अथवा सीरियल नंबर। याद रखिएगा, हम केवल आज जो है वो मेष राशि के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकी जो राशियां हैं वो आगे वाली क्लास में होगी। क्रम संख्या 1, इसी प्रकार से 12 राशियों के लिए हो जाएगी आपकी टेबल इस प्रकार से, ठीक है। यदि अपने को ये बढ़ानी पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा लेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। अब हो गया, उसके बाद में आपकी ये होगी राशि। राशि मेष। उसके बाद में हो गया इसका राशि का इंग्लिश नाम क्या होगा? ये इंग्लिश नाम हो जाएगा इसका ARIES, राइज। और उसके बाद में इसका आ जाएगा चिन्ह। ये जो आपका चिन्ह है वो है इसका मेढा। ये 4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्रम संख्या डालना है, पूरा चार्ट बनेगा। ये जब तक 12 राशियों का लेसन खत्म होगा तब तक इसका पूरा चार्ट बनेगा। राशि अपनी मेष है, इंग्लिश वर्जन इसका या इंग्लिश नाम जो है इसको अराइज है, चिन्ह इसका हो गया मेढा। मेढा का मतलब है भेड़ जो होती है, शिप होती है, वो शिप का मेल जो होता है वो मेढा कहलाता है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें ये राशि जो है उसका तत्व क्या होगा? इस राशि का तत्व होगा आपका अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व होगा। तत्व के आधार पर राशि जो है वो जल तत्व वाली, पृथ्वी तत्व वाली और वायु तत्व वाली और अग्नि तत्व वाली होती है। तो मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि होती है। उसके बाद में हम ले लेते हैं कि इस राशि का जो है वो उदयोदय कैसे हो रहा है। उदयोदय, ठीक है। उदयोदय जो है इसका होता है हमेशा पृष्ठोदय। पृष्ठोदय, जब भी मेष राशि पूर्व दिशा में उदय होती है तो उस टाइम पर ये पीछे की यानी पीठ की तरफ से उदय होती है, इसलिए इसको हम पृष्ठोदय कहते हैं। और पीठ की तरफ से कैसे, इस बात को समझना है। इसका जो साइन है वो है मेढा। अब मेढा जो है वो पूर्व दिशा से जब निकलेगा तो उसका आगे की तरफ मुंह नहीं होगा, बल्कि उसकी पीठ का जो हिस्सा है वो पीछे की आगे की तरफ होगा, पूर्व दिशा में होगा, सबसे पहले वो दिखेगा, इसलिए हम उसको कहेंगे पृष्ठोदय राशि। उसके बाद में इस राशि का जो है हम वर्ण देख लेते हैं। वर्ण जो है हमारे हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, ये 4 वर्ण जो है आप BA तक पढ़ के आए हो, शास्त्री करके आए हो, तो आपको पता है कि ये जो है 4 वर्ण होते हैं। इन चारों वर्णों में से मेष राशि जो है उसका वर्ण होता है क्षत्रिय। ध्यान रखने की बात है, आपको ये सब चीज़ें काम आएगी
अभी नहीं आएगी, लेकिन जब आप इनकी कैलकुलेशन करोगे, किसी की समस्या का समाधान करोगे, या किसी की कुंडली देखोगे, या किसी की कुंडली के बारे में आप भविष्यवाणी करोगे, उसका फलीभूत करोगे उस कुंडली के सारे नियमों को, तो उस वक्त जो है आपको एक सब चीज़ें काम में आएगी। ये ध्यान रखने की बात है। अब इसमें हम इसका स्वभाव के बारे में जानते हैं कि राशि का स्वभाव क्या है। स्वभाव जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थिर स्वभाव राशियां होती है, एक चर स्वभाव राशियां होती है, और एक द्विविध स्वभाव राशियां होती है। अब इन स्वभाव का क्या महत्व है इस राशि में, ये मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। चर स्वभाव वाली राशि अथवा द्विविध स्वभाव वाली राशि अथवा स्थिर स्वभाव वाली राशि में जो है, जब आपको कोई प्रश्न करता है, मान लीजिए आप किसी ने आपको फ़ोन करके पूछा कि गुरुजी मेरा ये जो काम है वो होगा या नहीं होगा, तो उस टाइम पर आपको उसका लगन देखना है। और लगन जो आ रहा है 12 लगन में से मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, जो भी आपका लगन है उनमें से जो लगन आ रहा है उस लगन का स्वभाव आपको याद रहना चाहिए कि ये जो है वो द्विविध स्वभाव लगन है या स्थिर स्वभाव लगन है या चर स्वभाव लगन है। तो उस टाइम पर आपको उसकी भविष्यवाणी करनी है। मान लीजिए जैसे द्विविध स्वभाव लगन है तो इसका मतलब आपका काम हो भी सकता है अथवा नहीं हो सकता, ये आपकी भविष्यवाणी होगी या ये आप उसको फलीभूत करोगे। और चर स्वभाव वाला जो है वो काम होगा, बहुत जल्दी होगा। स्थिर स्वभाव वाले में जो स्थिति है वो स्थिति रहने वाली है, ये स्वभाव वहाँ काम आता है। वर्ण जो है वो कब देखा जाता है, जब आपको किसी से संपर्क करना है या किसी से दोस्ती करनी है या किसी से विवाह करना है, तो उस टाइम पर जो है पति और पत्नी का, वर और वधू जो है वो उनमें वर्ण का महत्व रहता है। कि जैसे मान लीजिए क्षत्रिय स्वभाव वाली लड़की है और वो यदि शूद्र स्वभाव वाले लड़के से विवाह करती है तो निश्चित रूप से वो लड़की उसके ऊपर हावी होकर के रहेगी। उस समय शादी विवाह की जब कुंडली मिलती है, जो 36 गुण हम कहते हैं कि 36 गुण मिले कि नहीं मिले, तो 36 गुणों का मतलब यही तो है, उसमें वर्ण व्यवस्था देखी जाती है, उसका स्वभाव देखा जाता है, उसका जो तत्व है वो देखा जाता है, उसमें वश्य क्या है, वो किसके वश में है, वो सब चीज़ें देखी जाती है। अब उसके आगे चलता हूँ मैं। एक इसका होता है वश्य। वश्य और का वो अर्थ यह है कि कोई राशि कौन सी राशि के वश में है या किसके वश में है, ये सब देखा जाता है। तो वश्य जो है वो अपने अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक चतुष्पद राशियां होती है जो 4 पैरों वाली होती है, एक द्विपद राशियां होती है जिनमें 2 पैर वाली होती हैं, एक कीट राशि होती है, और एक जैसे जलचर राशियां होती है, और एक जो है आपकी वंचर राशियां होती है। तो इस प्रकार से राशियों का जो क्रम है वो 5 प्रकार का होता है। जो वश्य राशियाँ हैं उसमें जैसे मान लो ये चतुष्पद राशि है, क्योंकि मेढा है तो मेढा के 4 पैर होते हैं, तो हम इसको कहेंगे चतुष्पद राशि। ये चतुष्पद राशि हो गई आपकी। तो चतुष्पद, द्विपद, वंचर, कीट और आपकी जलचर। अब इनमें से कौन सी राशि किस राशि के वश में है, ये आपको कब देखना है, जब आप कुंडली देखते हो पति और पत्नी के बीच की या वर और वधू के बीच का जो कुंडली देखते हो, तो उस समय आपको ये दिखना चाहिए कि ये लड़का चतुष्पद है और लड़की द्विपद है तो लड़की के वश में ये रहेगा, है ना। ये आपको हमेशा समझ करके चलना है, तो ये उसी टाइम पे ये कैलकुलेशन काम आएगी। फिलहाल जो आप जो चीज़ देख रहे हो ना, वो आपको केवल रटना है। नक्षत्र को इन सभी नक्षत्रों के साथ में आपकी मेष राशि होगी। अब नक्षत्रों के जो चरण है, चरण का मतलब क्या है इसको भी थोड़ा आप देख लीजिए। चरण का भी कोई साइन होता है, जैसे अश्विनी है उसका भरणी और कृतिका, इन चारों के चरणों का एक साथ लिख देता हूँ आपको। इसमें आएगा आपका अक्षर चू, चे, चो, ये च जो है च छ जय वाला वर्ग जो है उसके ये 3 अक्षर इसमें आते हैं, ला, ली, लू, ले, लो और ए, ये चरण हो गए इसके। अब देखिए आप 9 चरण हुए कि नहीं हुए, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और ए, ये 9 चरण हो गए। अब यदि जन्म के समय कोई बच्चा जो है जन्मा है, उसके लगन में अगर मेष राशि आ रही है तो उसके ये जो है इन नामों में से कोई नाम होगा। कई बार क्या होता है कि हम इन नामों को सही ढंग से पढ़ते नहीं है, इसलिए जो है किसी भी नाम को कैसे भी उल्टा सीधा करके किसी राशि में डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये चरण हो गया। अब मेष राशि जो है उसकी डिग्री मैं आपको बता दूं कि डिग्री जो है मैं आपको शुरू से बता चुका हूं कि मेष राशि की जो डिग्री है वो मेष राशि 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होती है। 0 डिग्री से 30 डिग्री तक आपकी मेष राशि होती है। और अब इस राशि के बारे में आपको बताऊं कि ये राशि जो है
इसकी दिशा कौन सी है, ये इसकी दिशा जो है वो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में ये राशि निवास करती है। उसके साथ में आपको बताऊं कि काल पुरुष जो है, काल पुरुष में इसकी स्थिति कहाँ पर होगी, काल पुरुष में राशि की स्थिति जो है वो चेहरे के ऊपर यहाँ है। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि हमारे जो काल पुरुष है वो काल पुरुष में, काल जो पुरुष है उस काल पुरुष में 12 राशियों को जो स्थान दिया गया है, सिर से लेकर के पैर की एड़ी तक या पैर की अंगुलियों तक जो स्थान दिया गया है, उसमें मेष राशि जो है 1 नंबर पर आती है। इसलिए सबसे ऊपर जो है ये राशि है, उसके बाद में यहाँ वृषभ होगी, फिर मिथुन होगी। इस प्रकार से इनका क्रम चलता रहेगा और प्रत्येक राशि की एक दिशा फिक्स होती है, वो दिशा भी मैंने आपको लिख दी है। अब इस राशि से संबंधित जो डिटेल, जो विस्तार मैंने आपको बताया है, वो आपको याद करना है ज्योतिषीय विज्ञान की तरफ से। एक तरह से अब जो विज्ञान पढ़ते हैं या विज्ञान को सीखते हैं, उसी प्रकार से आपको इन सब चीज़ों को याद करना है। और उसके बाद में इस राशि में जन्म लेने वाले जो जातक हैं, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनकी शारीरिक बनावट कैसी होगी, या उनकी किस्मत किस प्रकार की होगी, या उनका विवाह किस प्रकार का होगा, किससे होगा, या कौन सी दिशा में होगा, या उनके बिजनेस कौन सी दिशा में होंगे, या उनके व्यापार और वाणिज्य उनका क्या होगा, वो सब चीज़ें जो है वो बाद में तय करेंगे। बाद में अपन जो है उनको सबको पढ़ेंगे। फिलहाल आपको आज जो एक राशि बताई है, उस राशि को आपको ये क्लियर करना है। और यदि किसी को दूसरी लैंग्वेज में इसको पढ़ना, जैसे आप में से किसी को उड़िया लैंग्वेज में इसको सीखना है, तो आप जो उड़िया जो पंडित होते हैं उनसे आप संपर्क कीजिए। वो उन राशियों के नाम जो है उड़िया में उनको क्या बोलते हैं वो आपको बता देंगे। बाकी हिंदी और इंग्लिश में मैंने आपको ये सब बता दिया है। चलो ठीक है, कल याद करके क्लास टाइम पर ले लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली।